बाल कौंध रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ रघु चुप था। उसने अपने जूतों को उतारा और उसके बाद दोनों पैरों को सीधा करके बैठ गया। थका होने के कारण अब उसकी आंखों की पुतलियां भारी होने लगी थी। उसने नजरें उठाकर देखा तो सारे गांजे से भरी चिलम फूंक रहे थे। ला, एक कश मुझे भी मारने दे। ड्राइव करते हुए अतुल ने विकास से चिलम मांगी, जिसके बाद विकास ने उसे चिलम पकड़ा दी। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग को कंट्रोल करके रखा तो वहीं दूसरे हाथ से उसने लगातार 1-2 कश खींचे, जिसके बाद उसे शांति मिली। रघु का एक मन तो किया कि वो अतुल को गांजा फूंकने से मना कर दे, क्योंकि वो ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन बाद में उसने उसे टोका नहीं। वो जानता था अतुल गांजा फूंकने के बाद ही ड्राइव कर पाता है। इस दौरान वो उन तीनों को अब भी अधखुली पुतलियों से गांजा फूंकते हुए देख रहा था। चिलम से निकलता हुआ धुआं उसे यूं लग रहा था मानो छोटे छोटे सफेद बादल आसमान में उड़ रहे हों। उन्हें यूं देखते देखते उसकी आंखों की हलचल धीमे होने लगी और अगले ही पल वो अपने अतीत में खो गया। सिटी हॉस्पिटल, नई दिल्ली। सिटी हॉस्पिटल के मॉर्चरी वार्ड में इस वक्त घोर शांति छाई हुई थी। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। हवा भी तेज चलने लगी थी, जिससे लग रहा था कि कुछ ही देर में बारिश शुरू हो सकती है। रघु वार्ड की दीवार के पास स्थित एक बर्थ पर नीचे गर्दन किए बैठा हुआ था। इस दौरान मॉर्चरी रूम से मुर्दों की दुर्गंध उसकी नाक तक पहुंच रही थी, पर फिर भी वो वहां से उठा नहीं था। उसकी आंखों के सामने अब भी वो मंजर घूम रहा था जब उसने फांसी के फंदे से झूलते हुए अपने दोस्त मानव को देखा था। वो उसी के ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसे अतुल की आवाज सुनाई दी। रघु, ए रघु, हमें डेड बॉडीज को गांव ले जाने की परमिशन मिल गई है, चल खड़ा हो जा। रघु ने नम आंखों से ऊपर की तरफ देखा तो सामने अतुल, विकास, घनश्याम और सुरजीत थे। उनके साथ एक नर्स और 2 हॉस्पिटल स्टाफ कर्मी थे। वे दोनों अलग अलग 2 स्ट्रेचर लेकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। रघुवीर, आप ही हैं? जी। यहाँ साइन कर दीजिए। जुगल किशोर आपके पिता थे? हाँ जी। ओके, यहाँ साइन कर दीजिए। नर्स ने उसकी तरफ एक फाइल और पेन बढ़ाते हुए कहा, जिसके बाद रघु ने उस पर साइन करके उस फाइल को वापस पकड़ा दिया। और ये मानव आपके क्या लगते थे? उसने दूसरी फाइल को ओपन करते हुए पूछा। जी, मेरा दोस्त था। ओके, उनकी डेड बॉडी को भी आप साथ लेकर जा रहे हैं ना? उसने पूछा, पर वो कोई जवाब नहीं दे पाया। उसे यूं परेशान देखकर अतुल बोला, जी सिस्टर, आप जल्दी से ये काम निपटाइए। ओके, मिस्टर रघु, आप यहाँ साइन कर दीजिए। उसने दूसरी फाइल को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिसके बाद रघु ने उस फाइल पर भी साइन कर दिया। राम अवतार जी, दोनों डेड बॉडीज को एम्बुलेंस में रखवाने के बाद आप मुझे अपडेट कर देना, ठीक है? उस नर्स ने इतना कहा और उसके बाद वो वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ अतुल और उसके बाकी के साथी हॉस्पिटल स्टाफ कर्मियों के साथ मॉर्चरी की तरफ बढ़े। रघु खड़ा नहीं हो पा रहा था। यही वजह थी कि वो फिर से बर्थ पर बैठ गया। इस दौरान उसका बदन बुरी तरह से कांपने लगा। इधर दूसरी तरफ उन चारों ने स्ट्रेचर पर रघु के पिता और मानव की डेड बॉडी को रखा और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते कॉरिडोर से होकर बाहर की तरफ आने लगे। स्ट्रेचर के पहियों की आवाज रघु के कानों में साफ सुनाई दे रही थी। उसे एहसास हो चुका था कि वे लोग आ चुके हैं। इस दौरान एम्बुलेंस को भी बाहर एक तरफ खड़ा कर दिया गया था। रघु, आजा। विकास ने उसे आवाज दी, जिसके बाद वो भारी मन से खड़ा होकर उनके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ ही देर में वे सब दोनों बॉडीज को लेकर एम्बुलेंस तक पहुंच गए। बाहर इस दौरान तेज हवाओं के साथ हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी। जल्दी करो, बारिश शुरू हो चुकी है। विकास ने कहा तो अतुल और घनश्याम एम्बुलेंस के अंदर चढ़ गए। वे पहले रघु के पिता की लाश को रखने लगे। इस दौरान दूर खड़ा रघु उन सबको देख रहा था कि तभी तेज हवा के झोंके के साथ मानव की बॉडी के ऊपर उड़ाया हुआ कफन दूर जा गिरा। उसकी बॉडी अर्धनग्न अवस्था में थी। पोस्टमार्टम किए जाने के चलते उसकी बॉडी पर बड़े बड़े टांके साफ नजर आ रहे थे। उसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ थी। अपने दोस्त की बॉडी की ऐसी हालत देखकर रघु का दिल पसीज गया।
मन्नू, मेरे भाई, तूने ऐसा क्यों किया? वो पपक कर उसकी बॉडी की तरफ दौड़ पड़ा। उसने उसकी बॉडी को गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। मन्नू, उठ मन्नू, हमने एक साथ सरकारी नौकरी हासिल करने का सपना देखा था। हार गए तो क्या हुआ, हम फिर जीत जाते। उठना यार, उठ। हे रघु, संभाल खुद को। गए हुए लोग वापस नहीं आया करते। दूर हो जा। विकास ने उसे मानव की बॉडी से दूर करते हुए कहा। नहीं यार, मैं इसे ऐसे नहीं देख सकता। रघु उसके गले से लगकर रोने लगा। संभाल अपने आप को। चल, गाड़ी में बैठ तू। उसने उसे दूसरी गाड़ी में बैठाया तो वहीं पीछे से सुरजीत ने जल्दी से मानव की बॉडी से उतरे हुए कफन को फिर से उसकी बॉडी पर डाला और फिर उसकी बॉडी को भी एम्बुलेंस में रखवा दिया। जल्दी चलो रे, अतुल ने कहा, जिसके बाद वे तीनों एम्बुलेंस के पीछे की तरफ बैठ गए तो वहीं विकास रघु के साथ बैठ गए। इस दौरान रघु भारी मन से एम्बुलेंस को अपने गांव की तरफ जाते हुए देख रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका दोस्त और उसके पिता उसे यूं छोड़कर चले जाएंगे। वो उनके बारे में सोचते सोचते ही उन पलों में खोने लगा जब मानव अक्सर शाम के वक्त उसके घर आया करता था। रघु, तुम्हें पता है ये साला विक्की जॉब लगने के बाद के क्या सपने देख रहा है? ओए मनु, साले बकवास की ना तो अच्छा नहीं होगा। क्यों, क्या कर लेगा तू? बड़ा आया, चल मनु, हमें भी तो बता, ये क्या क्या सपने देख रहा है? रघु ने पूछा तो मानव ने मुस्कुराकर कहा, बताता हूँ। साला 2 दिन पहले मुझे बोल रहा था अगर इसकी जॉब लग जाएगी तो ये अपने चचेरे भाई की साली सुमन को शादी के लिए प्रपोज करेगा। साले, जॉब लगने के बाद भी तुम्हारी सोच सुमन तक ही है तो फिर क्या फायदा? अबे भाई की साली से शादी के सपने देख रहा, बेवकूफ। भाई की साली से शादी करके जिंदगी बर्बाद मत करियो। अच्छा छोड़ इन बातों को, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मेरा सिलेक्शन कैसे होगा यार। मनु, तुम्हारा और रघु का तो लग रहा है इस बार हो जाएगा, पर हमारी तैयारी उस लेवल की नहीं है। आई नो सुरजीत, तुम्हें मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाना पड़ता है, पर तू फिक्र ना कर। इस बार मेरी और रघु की जॉब लगते ही तुम तीनों के घर का खर्चा हम दोनों चला लेंगे। उसके बाद तुम तीनों जम के तैयारी करना। अगली बार तुम तीनों का कंफर्म हो जाएगा। क्यों, सही कहा ना रघु? हाँ भाई, बिल्कुल। बस पहले हम दोनों की जॉब लग जाए, उसके बाद देखना हम पांचों सरकारी नौकरी करेंगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो सुरजीत की आंखें भर आई। तुम कितने अच्छे हो मन्नू। ओए पागल, रोना नहीं है। आई नो अंकल के जाने के बाद सारे घर की जिम्मेदारी तुम पर ही आ गई है, पर फिक्र ना कर, सब ठीक होगा। उसने उसे सांत्वना देते हुए कहा, जिसके बाद सुरजीत ने एक बार फिर उसे गले से लगा लिया। तो वहीं रघु और उसके बाकी दोस्त उन दोनों को एकटक देख रहे थे। रघु उसके ही ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी अचानक से उसे जोर का झटका महसूस हुआ। वो अपनी सीट से गिरने ही वाला था कि तभी विकास ने उसे संभाल लिया। तू ठीक है? हाँ, पर गाड़ी को इतनी जोर से ब्रेक क्यों लगाई तुमने अतुल? उसने ड्राइविंग कर रहे अतुल को डांटते हुए पूछा तो अतुल बोला, खुद ही देख लो तुम लोग। ओह माय गॉड, ये यहाँ कैसे? सामने का नजारा देखकर रघु की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर रघु और उसके साथियों के सामने अब कौन सी मुसीबत आ गई है? रघु और उसके साथियों ने जैसे ही सामने की तरफ देखा तो उन्हें पता चला कि वहां पुलिस चेकपोस्ट थी। वो अब हरियाणा में एंटर करने वाले थे। यही वजह थी कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर करीब 1 दर्जन पुलिस वाले वाहनों की जांच करके हरियाणा में एंटर करने की परमिशन दे रहे थे। उन्हें यूं चेकिंग करता हुआ देखकर अतुल के हाथ पांव फूल गए। अब क्या करें रघु? अगर इन सालों को पता चल गया कि हम इतनी बड़ी चोरी करके आ रहे हैं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी यार। डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है। जो मैंने तुम्हें बताया था ना वही करना, प्लान के अकॉर्डिंग बिहेव करना। उन्हें बिल्कुल शक नहीं होगा कि हमारे पास इतना पैसा है। ओके, जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली।
आज बचा ले बाबा जी। उसने बड़बड़ाते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाया। उसके जस्ट आगे 2 कारें चल रही थी। पुलिस वाले पहले उनकी चेकिंग कर रहे थे। और 8 लगा दे वो गाड़ी ने, सब इंस्पेक्टर ने कहा तो अतुल ने गाड़ी को साइड में लगा दिया। इस दौरान अतुल के चेहरे पर हल्का पसीना आ गया था। हालांकि रघु के कहे अनुसार उसने खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। कठे क्यों आ रहा हो थे लोग? साहब जी दिल्ली से रोहतक मारे बेल्ली के ब्याह में जा रहे हैं। अतुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो सब इंस्पेक्टर ने आंखें दिखाते हुए कहा, अच्छा भोंदू तो कोणी बनावे ना तू। अगर झूठ बोल लियो नू तो थारे सारे कल पुर्जे सेट कर दूं। रे साहब जी मका माने के मिलसी झूठ बोल के थारी वर्दी की कसम बेली की शादी में ही जा रहे हैं, झूठ कौन ही बोला। अच्छा चल रे फिर नीचे उतर। रे करतार सिंह जल्दी से चेक कर गाड़ी ने, शराब वराब तो कोनी ना। सब इंस्पेक्टर के कहते ही एक पुलिस वाला गाड़ी की तरफ आया। वो उनकी गाड़ी के अंदर झांक कर देखने लगा। इधर अतुल गाड़ी से नीचे उतर गया तो सब इंस्पेक्टर ने उससे कहा, रे कागज दिखा। जो आ गया सरकार। अतुल ने गाड़ी के पेपर निकालकर उसे दिखाए। इधर दूसरी तरफ वो पुलिस वाला गाड़ी के अंदर नजर दौड़ाकर सब कुछ देख चुका था, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। आ लोग भी थारे साथ ही जा रहे हैं के? हाँ साहब, मैं लोग भी साथ में ही जा रहे हैं। हाँ सब ठीक लाग रहा है के करतार सिंह? हाँ साहब जी। ठीक है फिर जान दे, जा भाया जा। धन्यवाद साहब जी। अतुल फिर से गाड़ी में बैठ गया और अगले ही पल वो वहां से निकल गया। चेक पोस्ट से कुछ आगे निकल जाने के बाद जाकर उसका कलेजा थमा। बच गए। कसम से एक पल को तो लगा था कि हम पकड़े जाएंगे, पर रघु तुम्हारा आइडिया काम कर गया। तुमने अगर सभी पैसों को सीट की फोम के नीचे ना रखवाया होता तो आज पकड़े जाते यार। नहीं पागल, हम बच सके क्योंकि तुमने ऐसे बिहेव किया जैसे हमारे पास चोरी किए हुए इतने पैसे नहीं है। बिल्कुल सही कहा रघु तुमने, इसने बहुत अच्छे से मैनेज किया, थैंक यू। उसने मुस्कुराकर कहते हुए गाड़ी को फिर से फुल स्पीड पर दौड़ाना शुरू कर दिया ताकि शाम होने से पहले पहले वे लोग पंजाब पहुंच जाएं। जहां वो ड्राइव कर रहा था वहीं बाकी के लोग सुस्ताने लगे। हालांकि रघु के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो एक बार फिर अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में सोचने लगा। मानव और रघु के पिता की मृत्यु को हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। इन चंद दिनों के अंतराल में ही रघु के लिए काफी कुछ बदल चुका था। उसके तीनों दोस्त अतुल, सुरजीत और विकास दिल्ली काम की तलाश में चले गए थे, तो वहीं घनश्याम फिलहाल गांव आया हुआ था। रघु को उसने ही बताया था कि अध्यापक भर्ती में बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई है। टीवी चैनलों पर अब आए दिन अध्यापक भर्ती से जुड़ी खबरें प्राइम टाइम में दिखाई जाने लगी थी। हालांकि रघु के बिहेवियर को देखकर अब ऐसा लगने लगा था जैसे उसे इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो अक्सर अब गुमसुम सा रहने लगा था। आज भी वो चुपचाप घर के अहाते में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था कि तभी उसे दीपाली की आवाज सुनाई दी। भैया जल्दी से अंदर आओ। क्या हुआ? आप खुद ही आकर देख लो। रघु बड़बड़ाते हुए रूम के अंदर घुसा। ऐसा क्या हुआ है जो मैं खुद ही आकर देख लूं? सामने देखो। उसकी बहन ने टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसके बाद रघु एकटक टीवी की तरफ देखने लगा। इस दौरान दीपाली ने टीवी की आवाज को भी बढ़ा दिया। ब्रेकिंग न्यूज, बिग ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली हाई कोर्ट ने अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर लिया एक अहम फैसला। अभी हमें खुफिया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने वरिष्ठ वकील रामविलास ठाकुर के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अध्यापक भर्ती परीक्षा के मामले को स्पेशल टास्क फोर्स को सौंपने का आदेश दिया है। कनिष्क जी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और एसटीएफ को जांच करने के दौरान कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? टीवी एंकर ने जोशीले अंदाज में स्टूडियो में मौजूद एक्सपर्ट से पूछा तो उसने जवाब दिया, गरिमा जी की अदालत का यह फैसला सराहनीय है, लेकिन इस मामले की जांच करने के दौरान एसटीएफ को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कैसी चुनौतियाँ? हमारे दर्शकों को डिटेल में बताइए। गरिमा जी, सबसे पहले तो एसटीएफ के सामने इम्पर्सोनेटर्स को ढूंढना ही काफी मुश्किल होगा। यही नहीं, एसटीएफ के लिए फर्जी कैंडिडेट्स की मैनिपुलेट की गई आंसर कीज को सबूत के रूप में हासिल करना भी काफी चैलेंजिंग होने वाला है।
मतलब ये मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। खैर, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आखिर ये इम्पर्सनेटर्स क्या होते हैं और इन्हें पकड़ना इतना मुश्किल कैसे है? दरअसल गरिमा जी, इम्पर्सोनेटर्स फेक कैंडिडेट्स होते हैं। ये कैंडिडेट्स पहले से ही कंपटीशन एग्जाम को फाइट करके गवर्नमेंट जॉब हासिल कर चुके होते हैं। यानी जिस तरह से मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म में मुन्ना भाई की जगह पहले से ही चयनित एक डॉक्टर ने मेडिकल का पेपर दिया था और फिर मुन्ना भाई पास हो गया था, वैसे ही इम्पर्सोनेटर्स किसी दूसरे नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स की जगह एग्जाम देते हैं। इस तरह से नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स को जॉब मिल जाती है और जो एक्चुअल में तैयारी कर रहे होते हैं वो कैंडिडेट्स चयनित होने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि इम्पर्सोनेटर्स नॉर्मल कैंडिडेट्स की तरह ही होते हैं। ऐसे में इस तरह के लोगों का पकड़ा जाना बेहद मुश्किल है। ओह, ऐसी बात है। लेकिन कनिष्क जी, मैंने सुना है कि रामविलास ठाकुर ने हाई कोर्ट को कुछ संदिग्ध कैंडिडेट्स की डिटेल्स दी हैं और उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर एसटीएफ पूर्ण ईमानदारी से जांच करती है तो दिल्ली के कई बड़े मंत्री भी इस घोटाले में घिरते हुए नजर आएंगे। जी, इसके बारे में मुझे ज्यादा ज्ञात तो नहीं है, लेकिन अगर रामविलास जी ने इम्पर्सोनेटर्स की लिस्ट हाई कोर्ट को सौंपी है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई ही होगी। जहां एक तरफ रघु इस उम्मीद के साथ न्यूज देख रहा था कि शायद उस भर्ती की मेरिट लिस्ट फिर से निकाली जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र अपने कमरे में चुपचाप बैठा हुआ था। उसका फोन लगातार घूं घूं की आवाज कर रहा था। उसने बेमन से स्क्रीन की तरफ देखा तो उसे पता चला उसका मैनेजर अभिजीत उसे कॉल कर रहा था। हेलो सर, आपने न्यूज देखी? सर, मुझे लग रहा है अब हम फंस जाएंगे। अगर एसटीएफ ने इम्पर्सनेटर्स को पकड़ लिया तो आपका जेल जाना तय है। वो आपके खिलाफ सब कुछ उगल देंगे। सर, अब आप क्या करेंगे? अगर आप जेल चले गए तो हमारी पार्टी की इमेज डाउन हो जाएगी। उसने परेशान होते हुए कहा, पर भूपेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। सर बोलिए तो। सर, हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी आपसे नाराज हैं। वो बोल रहे थे कि इसी भर्ती में सभी अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स को नौकरी देना जरूरी था। क्या धांधली भी हो मगर एक लेवल तक ही होनी चाहिए। सर, आपको उन्हें भी जवाब देना होगा। आखिर अब क्या करेंगे? क्या तुम्हारे पास उन इम्पर्सनेटर्स की लिस्ट है? हाँ सर, बिल्कुल है। पर उस लिस्ट का अब क्या मतलब? देखो, मैं उस लिस्ट का क्या करूंगा और क्या नहीं, उससे मतलब मत रखो। चुपचाप से वो लिस्ट मुझे मेल करो। ओके सर, भेज रहा हूँ। इतना कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया, मगर अब वो ये सोचने पर मजबूर जरूर हो गया कि आखिर वो उन इम्पर्सनेटर्स की लिस्ट का क्या करेगा। रात के करीब 1 बज रहे थे। दिल्ली से लुधियाना जाने वाली ट्रेन अपनी फुल स्पीड में दौड़ रही थी। आधी रात हो जाने के चलते जहां बाकी के यात्री गहरी नींद में सो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक लड़की अब तक जाग रही थी। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। यही वजह थी कि कुछ पल रिलैक्स होने के लिए वो कोच के डोर के पास जाकर खड़ी हो गई। इस दौरान वो बाहर की तरफ देख रही थी कि तभी उसके कानों पर किसी अनजान शख्स की आवाज पड़ी। दिव्या! उसने जैसे ही अपना नाम सुना, वो पीछे की तरफ मुड़ी। आप कौन? आप दिव्या है ना? ये आपकी ही फोटो है। उसने मुस्कुराकर अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखाई। उसके मोबाइल में खुद की तस्वीर को देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। ये तो मैं हूँ, पर आप कौन हैं? मैं सलीम। वो मुझे आपसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। इतना कहकर वो उसके थोड़ा और करीब गया। कि क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है आपको? वो हिचकिचाते हुए बोलकर पीछे की तरफ हटी। इस दौरान वो उसे अजीब तरह से घूर रहा था। बोलिए। वो आपको कोई मारने वाला है। उसने जैसे ही कहा, दिव्या की आंखें फटी की फटी रह गई। वो गुस्से से दिल मिलाते हुए बोली, What? ये क्या बकवास है? धीरे बोलिए। आप चुपचाप बताइए, कौन मारने वाला है मुझे? मैं। उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसे यूं अपने सामने खड़ा देखकर दिव्या का गला सूख गया।
उसे समझ में नहीं आया कि आखिर वो क्या करे। वो इधर उधर देखकर अभी आवाज लगा पाती उससे पहले ही उस आदमी ने उसे जोर से धक्का दे दिया, जिसके चलते वो तेज गति से चलती ट्रेन से सीधे नीचे ट्रैक पर जा गिरी। अगले ही पल एक भयानक चीख ने सभी को जगा दिया, मगर वे लोग उठकर ये पता लगा पाते कि ये चीख किसकी थी उससे पहले ही वो शख्स वहां से गायब हो चुका था। अगले दिन दिव्या की मौत पर कोई बवाल नहीं हुआ। अखबार वालों ने एक्सीडेंट बोलकर एक छोटे से कॉलम में उसकी मौत की खबर को निपटा दिया था। हालांकि ये सिलसिला दिव्या की मौत के साथ सिर्फ शुरू ही हुआ है। ये किसी को पता नहीं था, राहुल को भी नहीं। देखिए मिश्रा जी, 2 लाख रुपयों में से 1 भी रुपया कम नहीं लगेगा। आपको तो पता ही है किसी और की जगह एग्जाम देना कितना रिस्की होता है। ऊपर से 2 लाख में हमारी बात फाइनल भी तो हो चुकी थी। राहुल नाम का शख्स किसी से बात कर रहा था। इस दौरान वो अपनी गाड़ी हाईवे की एक साइड में रोके हुआ था। राहुल जी, हमें माफ कीजिएगा, 180 से ज्यादा हम नहीं दे सकते आपको। सरकार सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग कब देगी और कब नहीं, इसका भी तो पता नहीं है ना। इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है, मुझे तो पूरे 2 लाख रुपए चाहिए, राहुल ने चढ़ते हुए कहा। इस दौरान जहां वो कॉल पर बात कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक ट्रक वाले की उस पर नजर थी। उसने अपना ट्रक स्टार्ट किया और अगले ही पल वो बड़ी तेजी से ट्रक को दौड़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। राहुल संभल पाता उससे पहले ही उस ट्रक वाले ने उसको उसकी गाड़ी सहित कुचल डाला। एक भयानक चीख ने आसपास के एरिया को दहला दिया। अरे एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से चलो। कई सारे लोग उस तरफ दौड़ते हुए आए। वे सब वहां पहुंच पाते उससे पहले ही मौका देखकर ट्रक वाला वहां से फरार हो गया। एसटीएफ हेडक्वार्टर नई दिल्ली। शाम के करीब 7 बज रहे थे। एसटीएफ के दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर के मीटिंग रूम में इस वक्त मरघट सी शांति छाई हुई थी। इस दौरान एसटीएफ की इन्वेस्टिगेशन टीम के करीब 10 मेंबर्स की नजर सामने की तरफ लगी प्रोजेक्टर स्क्रीन पर टिकी हुई थी। तभी सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मोहित चौहान बोला, गुड इवनिंग बॉयज। उसके कहते ही सभी जोर से बोले, गुड इवनिंग सर। बॉयज, हाई कोर्ट ने जब से हमें अध्यापक भर्ती परीक्षा के घोटाले की जांच करने के लिए बोला है, तब से हमारे लिए ये केस दिन ब दिन काफी चैलेंजिंग होता जा रहा है। आज 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हमारे हाथ में इन्वेस्टिगेशन के नाम पर बस ये है। उसने दिव्या की फोटो को प्रोजेक्टर स्क्रीन पर दिखाते हुए कहा, दिस इज दिव्या मनसुख राम। अकॉर्डिंग टू आवर डेटा, इसने दिल्ली अध्यापक भर्ती परीक्षा में किसी और कैंडिडेट की जगह इंपर्सनेटर के रूप में एग्जाम दिया था, लेकिन इससे पहले कि हम इस तक पहुंचते इसकी ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। ये आज से 5 दिन पहले की बात है। इसके जस्ट अगले दिन राहुल सचदेवा नाम के इस लड़के की भी एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। हमारे डेटा के हिसाब से ये भी एक इंपर्सनेटर था। उसने राहुल की फोटो को प्रोजेक्टर स्क्रीन पर दिखाते हुए कहा, ये है राहुल। इसकी डेथ कैसे हुई? इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन जब हमने पुलिस से मांगी तो पता चला कि ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था। ऐसे में ट्रक इंबैलेंस होकर हाईवे की एक तरफ खड़ी राहुल की कार पर चढ़ गया। इस एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। यही नहीं, इसके अलावा लास्ट एक वीक में आकाश मिश्रा, अतुल अग्निहोत्री, श्याम कुमावत, अदिति शुक्ला जैसे कई और लोग सुसाइड या फिर एक्सीडेंट की वजह से मारे गए हैं। वो अपनी बात आगे बढ़ा था। इससे पहले उसकी टीम का एक मेंबर बोला, इसका मतलब सर कोई है जो इन लोगों के पास हमसे पहले पहुंच रहा है। अकॉर्डिंग टू मी, ये लोग एक्सीडेंट या सुसाइड की वजह से नहीं मरे हैं, बल्कि इन्हें किसी ने मारा है। एग्जैक्टली अवनीश, मुझे भी ये लगता है। सर, अगर ऐसा है तो फिर हमारे लिए तो इस केस को इन्वेस्टिगेट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। हमें अब क्या करना चाहिए? हमारे पास अगले इंपर्सनेटर के पास पहुंचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगला इंपर्सनेटर? हाँ, दिस इज आलिया भटनागर। ये दिल्ली के पालम एरिया में रहती है। हमारे डेटा के हिसाब से ये भी एक इंपर्सनेटर है। इससे पहले कि इसे भी कोई मौत के घाट उतार दे, हमें इसके पास पहुंचना होगा और मैं चाहता हूं कि हम ये काम आज ही करें। उसने आलिया नाम की एक लड़की की फोटो को प्रोजेक्टर पर दिखाते हुए कहा तो सभी खड़े होकर बोले, यस सर, वी आर रेडी टू मूव। अगले कुछ ही देर में एसटीएफ की टीम मोहित चौहान की अगुवाई में पालम की तरफ निकल गई। शाम होते होते मौसम बिगड़ चुका था। आसमानी बादलों की गड़गड़ाहट के साथ
तेज बारिश होने लगी। आलिया ने अपने बॉयफ्रेंड को गुड बाय किस किया और बोली, ओके बेबी, मौसम खराब हो गया है, तुम घर जाओ। मैं चलता हूं, तुम अपना ख्याल रखना। तुमने आज शराब कुछ ज्यादा ही पी लिया। डोंट वरी, आई विल टेक अ बाथ आफ्टर दैट। मेरा हैंगओवर उतर जाएगा। उसने उसे हक करते हुए कहा, जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड उसके घर से चला गया। उफ, मेरा सिर दुख रहा है। वो मेन डोर को बंद करते हुए बड़बड़ाई और बाथरूम की तरफ चली गई, मगर शराब में धुत होने के चलते उसने मेन डोर को ठीक से लॉक नहीं किया। ओ आज मौसम बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। वो बाथटब में गुनगुनाते हुए साबुन लगा रही थी कि तभी अचानक से उसके घर की बत्ती गुल हो गई। ओह शिट, ये लाइट को क्या हुआ? लगता है फ्यूज उड़ गया है। उसने परेशान होते हुए कहा और उसके बाद एक बार फिर से नहाने लगी कि तभी अचानक से बादलों की गड़गड़ाहट के बीच उसे अजीब सी आहट सुनाई दी। उसने साबुन को एक तरफ रखा और उसके बाद कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी। अगले ही पल उसे ऐसा महसूस हुआ मानो लिविंग रूम से कोई उसकी तरफ आ रहा है। अंधेरा होने के चलते उसे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसके जूतों की ठक ठक की आवाज को वो साफ सुन पा रही थी। कौन है? उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मगर सामने से कोई जवाब नहीं आया। यही वजह थी कि वो जल्दी से बाथटब से बाहर आई। इस दौरान डर के मारे उसकी हार्ट बीट काफी तेज हो गई थी। उसने लड़खड़ाते कदमों से चलते हुए लिविंग रूम में इधर उधर देखा, मगर अंधेरा होने के चलते उसे कोई दिखाई नहीं दिया। लग रहा है मेरा वहम है। वो फुसफुसा कर वापस मुड़ने ही वाली थी कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके ठीक पीछे कोई है। कौन है? वो पीछे मुड़कर देखने ही वाली थी कि अगले ही पल एक शख्स ने उसे दबोच लिया। आलिया चीख नहीं पाई क्योंकि उसने अपने दस्ताने पहने हाथ को आलिया के मुंह पर लगा दिया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर उस शख्स की पकड़ बहुत मजबूत थी। अपनी मौत के बारे में जानने को इतना उत्सुक क्यों हो आलिया? उस अनजान शख्स की रूखी आवाज सुनकर आलिया का कलेजा मुंह को आ गया। वो खुद को छुड़ा पाती उससे पहले ही उस शख्स ने उसे बाथटब में पटक दिया। वो चीख पाती उससे पहले ही उसके सिर को पानी में डुबो दिया गया। अगले ही पल वो छटपटाने लगी, मगर वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। इधर जहां वो शख्स उसे बाथटब में डुबोकर मारने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ मोहित चौहान की अगुवाई वाली एसटीएफ टीम आलिया के फ्लैट के मेन डोर के पास पहुंच गई थी। मोहित ने डोर बेल बजाई, मगर सामने से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मिस आलिया? इस बार उसने दरवाजे को थपथपाया। दरवाजा अंदर से लॉक था। उस शख्स ने पहले से ही दरवाजे को लॉक कर दिया था। मिस आलिया? इस बार मोहित ने बहुत ऊंची आवाज में दरवाजे को थपथपाते हुए कहा। इधर जहां मोहित दरवाजे को बजा रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो शख्स आलिया को मारने की हर संभव कोशिश कर रहा था। आलिया अपने आखिरी पलों में जी रही थी कि तभी मिस आलिया, दरवाजा खोलिए, प्लीज ओपन द डोर। एक बार फिर मोहित ने दरवाजे को जोर जोर से थपथपाते हुए कहा, मगर सामने से कोई जवाब नहीं आया। सर, लग रहा है सर कोई गड़बड़ है। आई थिंक सो। रमेश, दरवाजा तोड़ दो। मोहित के कहते ही रमेश ने जोर से दरवाजे पर टक्कर मारी। लगातार 1-2 बार वार करने से दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया। हो गया सर, कम ऑन, मूव फास्ट। मोहित के कहते ही सब जल्दी से आलिया के घर के अंदर घुस गए, मगर अंदर अंधेरा छाया हुआ था। मोहित, घर की लाइट ऑफ है। रमेश, जल्दी से मेन स्विच बोर्ड को चेक करो, और हाँ, बी केयरफुल। तुम लोग इधर उधर देखो, आखिर आलिया है कहां? उसके कहते ही सभी ने टॉर्च को ऑन कर लिया और उसके बाद इधर उधर देखने लगे। इस दौरान मोहित भी अपने फोन की फ्लैशलाइट की मदद से आलिया की तलाश करने लगा। मिस आलिया, कहां हैं आप? मिस आलिया?
उसने आलिया को फिर से आवाज दी, मगर सामने से कोई जवाब नहीं आया। इस दौरान घर में मरघट सी शांति छाई हुई थी। मोहित धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी उसने नोटिस किया कि लिविंग रूम का फर्श गीला हो रखा है। उसने अपने कदम उसके बेडरूम की तरफ बढ़ाते हुए फिर से आवाज दी, मिस आलिया, आप कहां हो? जवाब दीजिए। मोहित ने एक बार फिर से आवाज दी और उसके बाद इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर लिविंग रूम में रखी एक टेबल पर पड़ी, जिस पर एक वाइन की खाली बोतल और 2 ग्लास पड़े हुए थे। लग रहा है उसने शराब पी है। वो कुछ लोगों के साथ आलिया के बेडरूम की तरफ उसकी तलाश करने के लिए गया, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी टीम का एक मेंबर उसकी तलाश करता हुआ वॉशरूम तक पहुंच गया। उसे टॉर्च की रोशनी में ज्यादा दूर की चीजें नजर नहीं आ रही थी। मिस आलिया, वो धीमे से फुसफुसाया। वो आगे बढ़ा ही था कि तभी उसे अजीब सी बुलबुलों के फूटने जैसी आवाज सुनाई दी। तभी उसने झट से पीछे मुड़ते हुए जैसे ही टॉर्च की रोशनी में वॉशरूम को देखा, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सर, सर, व्हाट हैपेंड? मोहित और उसके साथी दौड़ते हुए उसकी तरफ भागे। सर, इधर देखिए जरा। मिस आलिया, उसने टॉर्च की रोशनी को बाथ टब की तरफ करते हुए कहा। मोहित और उसके साथियों की नजर जैसे ही बाथ टब की तरफ गई, वे सब भी पूरी तरह से शॉक्ड हो गए। बाथ टब में से बुलबुले उठ रहे थे। मोहित और उसके साथियों ने आगे जाकर देखा तो पता चला कि आलिया बाथ टब में डूबने के चलते मर चुकी थी। सर, इधर देखिए जरा। मिस आलिया। मोहित जोर से चीखा। उसने उसकी लाश को बाहर निकाला और नब्ज चेक की, मगर अगले ही पल उसे पता चल चुका था कि वो मर चुकी है। सर, इसने तो शराब पी रखी है। ऐसा लग रहा है खुद को न संभाल पाने के चलते बाथ टब में डूब कर मर गई। नहीं, आई एम श्योर इसे भी किसी ने मारा है। कम ऑन, जल्दी से इधर उधर चेक करो, कोई है तो नहीं। इसे मरे हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, कातिल यहीं कहीं हो सकता है, मोहित ने खड़े होते हुए कहा। जिसके बाद एसटीएफ की टीम के सभी लोग इधर उधर तलाश करने लगे। उन्होंने कुछ देर में उसके घर की लाइट को भी ठीक कर दिया, मगर अगले 1 घंटे तक इधर उधर तलाश करने के बावजूद भी उन्हें ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि आलिया का कत्ल हुआ है या फिर वो एक्सीडेंटली बाथटब में डूबकर मरी है। कातिल बहुत चालाक है, हमारे लिए उसे यूं पकड़ना आसान नहीं होगा। वो बड़बड़ाया और उसके बाद अंकित की तरफ देखते हुए बोला, अंकित जी सर, जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो ताकि बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जा सके। मे बी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कुछ पता चल जाए। मोहित के कहते ही अंकित ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, जिसके कुछ देर बाद पुलिस भी आलिया के घर आ गई। इस दौरान पुलिस ने भी उसके घर की पूरी जांच की, मगर कातिल से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में अब मोहित के सामने यह सवाल खड़ा हो गया था कि आखिर वो आलिया के कातिल तक कैसे पहुंचे। इधर जहां एसटीएफ की टीम आलिया की मौत के पीछे के असली कारण को जानना चाहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ सुबह होने से पहले पहले आलिया की मौत से जुड़ी खबर हर न्यूज चैनल पर दिखाई जाने लगी। दिल्ली अध्यापक भर्ती परीक्षा। लग रहा है अब इस भर्ती परीक्षा पर ग्रहण लग गया है। तभी तो पिछले 2 हफ्तों से इस भर्ती में हुई धांधली की जांच कर रही एसटीएफ की टीम के हाथ अब तक खाली है। खुफिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस केस के लिए जो युवा लड़के लड़कियां इस भर्ती में हुई धांधली में अहम सबूत बन सकते थे, वो एक एक करके मर रहे हैं। अब तक ऐसे करीब 50 युवा मर चुके हैं। कोई सुसाइड की वजह से मर रहा है तो कोई एक्सीडेंट की वजह से। ऐसे में एसटीएफ की टीम के सामने अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इन सभी युवाओं की हो रही मौतें महज एक इत्तेफाक है या फिर कोई साजिश। न्यूज चैनल की एंकर उसके बाद खबर को और विस्तार से बताने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ यह खबर जानकर रघु और उसकी बहन दीपाली के चेहरे पर मायूसी छा गई। वो दोनों खबर देख ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके कानों पर किसी की आवाज पड़ी, रघु अब बाहर निकल। अचानक से किसी की रौबेली आवाज सुनकर रघु और उसकी बहन दोनों ही कमरे से बाहर आ गए। सुजान अंकल आप? हाँ मैं। तुम्हारी माँ मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? फोन नहीं उठा रही मतलब? अब मतलब ये कि मुझे 2 महीने के अंदर अंदर ब्याज सहित मेरे 2 लाख रुपए चाहिए। मेरी लड़की की शादी है। उसने गुस्से में दांतों को पीसते हुए कहा। तभी उसकी माँ किचन से बाहर आते हुए बोली, पर भाई साहब, आपको भी पता है
रघु का सरकारी नौकरी में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इतना जल्दी हम आपका कर्जा कैसे चुकता करेंगे? देखिए बहन जी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे पैसे 2 महीने बाद चाहिए तो बस चाहिए। उसने फिर से जिद की, मगर उनमें से कोई नहीं बोला। सुनाई नहीं दिया आप लोगों को? मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, आज 2 साल से भी ऊपर का वक्त हो गया है रघु। तुम्हारे बाप ने बोला था कि वो तुम्हारी भर्ती के रिजल्ट आने के बाद पैसा लौटा देगा। अब तो रिजल्ट भी आ चुका है। तुम पास हो या ना हो, इसकी मेरी गारंटी नहीं है। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। सुजान सिंह को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी भी हाल में उनकी परेशानियों को समझने वाला है। यही वजह थी कि रघु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है अंकल जी, अगर आप कुछ महीने के लिए नहीं रुक सकते तो मैं आपका पैसा चुकता कर दूंगा। थोड़ा बहुत नहीं, मुझे सारा पैसा चाहिए। ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता हूं। ठीक है अंकल जी, मैंने कहा ना, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। पर रघु, उसकी मां ने परेशान होते हुए कहा तो वो बोला, तो फिक्र मत कर मां, मैं इनके पैसे लौटा दूंगा। इतना बोलकर रघु वापस कमरे के अंदर आ गया तो वहीं सुजान सिंह जा चुका था। भैया, आपने उसे कह तो दिया कि अगले 2 महीने में आप उसका सारा पैसा चुका दोगे, लेकिन आप ऐसा करेंगे कैसे? मैं कर लूंगा, तुम लोग फिक्र ना करो। रघु ने इतना कह तो दिया था कि वो सुजान सिंह का सारा पैसा लौटा देगा, मगर उसकी मां और बहन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसके इतने पैसे चुकाएगा कैसे। जहां एक तरफ वो दोनों ये सब सोच रही थी, वहीं दूसरी तरफ रघु ने वो डिसीजन ले लिया था जिसे वो लेना तो नहीं चाहता था, मगर वो मजबूर था। रघु के घर इस वक्त मरघट सी शांति छाई हुई थी। वो चारपाई पर चुपचाप बैठा हुआ था तो वहीं उसकी मां और उसकी बहन उसके सामने खड़ी थी। उसकी बहन ने अपनी नम आंखों से उसको देखते हुए कहा, तो अब आप प्राइवेट जॉब करेंगे भैया? हाँ। और पापा के सपने का क्या होगा फिर? भैया, पापा आपको एक सरकारी अध्यापक बनते हुए देखना चाहते थे। और वही पापा मेरे इसी सपने के पूरा न होने के चलते चल बसे ना दीपू। आखिर इस सपने की वजह से क्या कुछ नहीं खोया है मैंने उस दोस्त को खोया है दीपू, जिसे मैंने अपना भाई माना था। मैंने मेरे उस बाप को खोया है जो भले ही खुद भूखे पेट सोता था, मगर मुझे भर पेट खाना खिलाता था ताकि मैं उनके सपने को पूरा कर सकूं। पर भैया, आपने कोशिश तो की थी ना। अब भर्ती में धांधली हुई तो इसमें आपका क्या दोष? सिस्टम का ही दोष है ना। तो तू क्या कहना चाहती है? मैं माँ को यह बोलकर किताब लेकर बैठ जाऊं कि मुझसे तो कर्जा नहीं उतारा जाएगा, मुझे एक बार फिर कोशिश करनी है? उसने अपनी मां की तरफ देखते हुए जवाब दिया तो उसकी मां बोली, बेशक, तुम बेशक तैयारी कर सकते हो बेटा। हमने इतने सालों तक जिल्लत सही है, कुछ साल और सह लेंगे। ज्यादा से ज्यादा ये सुजान सिंह क्या कर लेगा हमारा? 2-4 गाली बक देगा तो क्या हुआ, सुन लूंगी मैं। पर तू बस तैयारी कर। इस भर्ती में ना सही, अगली भर्ती में तेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। उसकी मां ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे समझाया, मां, अब ये सपना देखना बंद कर दे। सरकारी नौकरी भूखे पेट रहकर तैयारी करने वालों के नसीब में नहीं होती। अब ये भी अमीरों के घरों की जागीर बन गई है। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा, उसके पास उतनी बड़ी सरकारी नौकरी। इसलिए अब ये ख्वाब देखना बंद कर दो कि मैं सरकारी अध्यापक बन जाऊंगा। रघु की बातों में दर्द साफ झलक रहा था। उसे यूं परेशान देखकर दीपाली भी काफी दुखी थी। पर भैया, आप ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते। आपको हिम्मत रखनी होगी। क्या पता इस बार कुछ ठीक हो जाए। कुछ ठीक नहीं होगा दीपू। तू भी अब ये उम्मीद लगाना छोड़ दे कि सब ठीक हो जाएगा। आज 2 सप्ताह से भी ज्यादा का वक्त तो चला है। उस भर्ती में धांधली किसने की और किसने नहीं, कुछ पता चला? साले सब मिले हुए हैं। एक एक करके सभी इंपर्सनेटर्स को मारा जा रहा है। और देखना, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये अखबार और टीवी वाले भी इस मुद्दे को छोड़ देंगे। दीपू, काश मुझे ये बात बहुत पहले समझ में आ जाती कि गरीबों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, तो फिर ना हमें हमारे पापा को खोना पड़ता और ना ही मन्नू को। ये बोलते बोलते उसकी आंखें डबडबा गईं। उसे यूं परेशान देखकर दीपाली को भी समझ में आ गया था कि वो अंदर तक
टूट चुका है। और आपको लगता है आप इस सपने को पूरा किए बगैर जिंदा रह सकते हैं भैया? आपके अंदर बचपन से ही एक अध्यापक बसता आया है। भूल गए आप वो दिन जब स्टूडेंट होते हुए भी टॉपिक को अच्छे से समझाने के चलते गुलमोहर सर ने आपको अपना पेन देते हुए कहा था कि मुझे खुशी होगी कि अगर आगे चलकर तुम एक अध्यापक बनो। और उसके बाद क्या कुछ नहीं किया आपने इस सपने को पूरा करने के लिए? दिन रात पढ़ाई की। भैया, जिंदगी में ऐसा मुश्किल वक्त आता रहता है। मैं और माँ मजदूरी कर लेंगे, लेकिन आप बस खूब मन लगाकर पढ़ो। हाँ हाँ बेटा, दीपू सही कह रही है। अभी महीने भर बाद प्राइमरी टीचर की भर्ती आ रही है। तू उसका इम्तिहान दे। एक बार प्राइमरी टीचर भी बन गया तो उसके बाद आगे के इम्तिहान देकर तू बड़ा टीचर बन जाना। माँ, आई नो आप क्या सोच रही हो, लेकिन वर्तमान के माहौल को तो देखो। तुम्हें लगता है कि ये कर्जदाता मुझे ढंग से तैयारी भी करने देंगे? सुजान सिंह जैसे कई हैं। एक बार भैया आपकी जॉब लग गई तो सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा दीपू? मेरी बात को समझो। खाद और बीज वाले के पैसे बाकी हैं, राशन वाले के पड़े हैं, और भी कई सारे हैं, और इन सब का पैसा अब मैं ही चुकता कर सकता हूं। और हाँ दीपू, मेरे जीते जी तुम लोगों को मजदूरी करने के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें भूल जाना ही बेहतर होता है। इतना बोलकर वो घर के अहाते की तरफ चला गया, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ और बहन बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लग गईं। मुझे पता है मम्मी, भैया इस सपने के बिना जिंदा तो रहेंगे, लेकिन मरे समान होंगे। दीपाली ने रोते हुए अपनी माँ को गले लगा लिया, तो वहीं दूसरी तरफ अहाते में चुपचाप बैठा रघु उन दोनों की सिसकियों की आवाज सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया है। वो जिंदा तो है मगर मरे समान। लेकिन वो ये भी जानता था कि उसे अपने कर्जदाताओं का पैसा चुकता करने के लिए कोई प्राइवेट जॉब करनी ही होगी। सुबह के 3 बजने वाले थे। अतुल को गाड़ी चलाने के दौरान जैसे ही एक ढाबा दिखाई दिया, उसने गाड़ी को ढाबे पर ले जाकर रोक दिया। तभी झटका महसूस होने के चलते रघु की आंख खुल गई। वो अपने अतीत से बाहर निकल चुका था। उसने अपनी आंखों को मलकर देखा तो उसे पता चला अतुल ने गाड़ी को एक ढाबे के पास रोका है। चलो रे, चाय पीते हैं। अतुल ने गाड़ी से नीचे उतरते हुए कहा, ठीक है, मगर मेरी चाय तुम लोग गाड़ी के अंदर ही ले आना। मेरा नीचे उतरना सेफ नहीं होगा। ओके रघु, तुम यहीं रहो, हम आते हैं। विकास ने गाड़ी का दरवाजा बंद करते हुए कहा, जिसके बाद वो तीनों ढाबे की तरफ चले गए। रघु ने रिलैक्स होने के लिए गाड़ी की विंडो ग्लास को थोड़ा नीचे किया और बाहर की तरफ देखने लगा। आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे। हालांकि ठंडी हवा चलने की वजह से मौसम काफी खुशनुमा हो रखा था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने उसकी माँ और बहन की छवि घूम रही थी। कितने सुकून भरे पल थे ना माँ, जब पापा होते थे। मन्नू और हम सब हर रोज शाम को बैठकर साथ चाय पीते थे। छोटे छोटे सपने ही तो थे हमारे, बस एक छोटी सी सरकारी अध्यापक की नौकरी, उसे भी हम मेहनत के बलबूते पाना चाहते थे। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर से पड़पड़ाने लगा। माँ, आई नो तुम और पापा चाहते थे कि मैं एक अध्यापक बनूं, लेकिन इस करप्ट सिस्टम की वजह से सब बर्बाद हो गया। आज मैं एक चोर बन चुका हूँ और तुम दोनों मुझसे दूर एक कच्ची बस्ती में जिंदगी बिता रही हो। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तुम दोनों ठीक हो भी या नहीं। बोलते बोलते उसका गला भर आया। यूं तो उसने अपने दोस्तों के सामने अपने चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आने दी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वो टूट चुका है। उसे अपनी माँ और बहन की फिक्र महसूस हो रही थी। जहां एक तरफ वो ये सोच रहा था कि उसकी बहन और माँ सकुशल तो हैं, वहीं दूसरी तरफ कच्ची बस्ती में स्थित एक बदबूदार कमरे में दीपाली की माँ को अब भी नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी करवटें बदल रही थी कि तभी दीपाली ने लाइट ऑन करते हुए पूछा, क्या हुआ मम्मी? पूरी रात बीत चुकी है, आपको अब तक नींद नहीं आई? तुझे भी तो नहीं आई ना? दीपाली को ऐसा लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। आखिर नींद भी कैसे आई मम्मी? मुझे डर सता रहा है कि कहीं वो कमीना भूपेंद्र भैया को कुछ कर ना दे। दीपाली ने परेशान होते हुए कहा, वही मैं सोच रही हूं बेटा। बस माता रानी कृपा बनाए रखे
भूपेंद्र बहुत खतरनाक आदमी है। हमें तो ये भी नहीं पता कि आखिर वो अब क्या कर रहा होगा। ये ऋषि अब तक उस कमीने रघु के बारे में पता नहीं लगा सका है। इधर भूपेंद्र ने गुस्से में जोर से अपनी लात को सोफे पर मारते हुए कहा। सुबह के 3 बज रहे थे मगर वो सोया नहीं था। उसे इस बात की सबसे ज्यादा टेंशन हो रही थी कि अगर वो फाइल रघु के हाथ लग गई तो फिर रघु उसके खिलाफ क्या करेगा। वो यही सब सोच रहा था कि तभी अचानक से उसका फोन बजा। उसे उसका बॉडीगार्ड कॉल कर रहा था। उसने झट से कॉल पिक करते हुए कहा, मुझे कुछ भी बोलने से पहले ये जान लो ऋषि, अगर तुमने मुझे कोई बैड न्यूज दी तो मैं तुम्हें दीवार में चुनवा दूंगा। सॉरी सर, आई नो आप गुस्से में। मुद्दे पर आओ, आखिर किस लिए कॉल किया? उस कमीने का कोई सुराग मिला? हाँ सर, हाँ, हमें वो गाड़ी नंबर मिल गया है जिसमें रघु अपने साथियों के साथ दिल्ली से निकला था। सर वो एक क्रूजर गाड़ी है। वाह, ग्रेट। तो फिर पकड़ो साले को। सर इतना आसान नहीं होगा। KFC स्टोर के CCTV कैमरा में गाड़ी रात के करीब 12:30 बजे दिखाई दी थी। इस दौरान हमने देखा कि गाड़ी B12 सीवर चैम्बर के जस्ट ऊपर खड़ी थी। यानी हमारा अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ कि वो लोग सीवर लाइन के थ्रू ही घर से बाहर निकले थे। लेकिन सर उसके बाद वो लोग किस तरफ गए हैं इसका पता नहीं। तो रास्ते में आने वाले सभी स्टोर्स के CCTV चेक करवाओ और अगर कोई मना करे तो साले को सबक सिखा दो। पर सर रात का वक्त है ना, सो मैं कुछ नहीं जानता। आसपास के सभी टोल प्लाजा वालों से कॉल करके पूछो, चाहे कैसे भी करो ऋषि, मुझे रघु चाहिए और वो भी जिंदा। अंडरस्टूड? उसने गुस्से में जोर से कहा और कॉल कट कर दिया। इस दौरान उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि अब वो रघु और उसके साथियों को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं। ऋषि को ऑर्डर देने के बाद भी भूपेंद्र को चैन नहीं मिला। वो परेशान होकर कमरे में इधर उधर घूमने लगा। इस दौरान उसकी नजर उसके कमरे में टंगी एक फोटो पर पड़ी जो उसके बर्थडे की थी। उस फोटो में वो अपने घर के नौकरों के साथ केक काटकर सेलिब्रेट कर रहा था, जिसमें रघु भी उसकी बगल में खड़ा था। उस फोटो में रघु को देखकर गुस्से के मारे उसकी भौहें तन गईं। हरामजादे, जिस थाली में तूने खाया उसी में छेद किया। कितना डिसेंट लगता था तू जब इस घर में आया था। पहले मेरा ट्रस्ट जीता और उसके बाद मौका देखकर तूने मुझे धोखा दिया। कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने फोटो में उसे यूं घूर घूर कर देखा मानो वो उसके सामने ही हो। रघु को अपने यहां काम देने की गलती पर अब उसे पछतावा हो रहा था। इस दौरान वो रघु के बारे में सोचते सोचते कब अपने अतीत में खो गया उसे पता भी नहीं चला। वाह भूपेंद्र जी, आप तो छा गए। आपने जिस तरह से दिल्ली के युवाओं को संबोधित किया वो कमाल था। पार्टी अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने जब भूपेंद्र की तारीफ की तो भूपेंद्र मुस्कुराकर बोला, ऐसी कोई बात नहीं है बलविंदर जी। वैसे भी एक नेता का काम ही है जनता को बेवकूफ बनाना और मैंने वही किया। आप भी ना भूपेंद्र जी बड़ा सीधा बोलते हैं, नो लाग लपेट। खैर आपने आज बहुत अच्छे से हैंडल किया। ऐसे में इस बात पर कुछ हो जाए। दूसरे नेता यशवंत सिंह ने भूपेंद्र की तरफ अजीब तरह से देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल यशवंत जी, आप सब मेरे घर चलकर आए हैं। ऐसे में मेहमान नवाजी करने में भला हम कैसे कोई कमी छोड़ सकते हैं। रघु, रघु। भूपेंद्र ने रघु को आवाज दी तो रघु दौड़ता हुआ उसके कमरे की तरफ आया। उसने एक नजर उठाकर सामने देखा तो भूपेंद्र के कमरे में उसके साथ पार्टी के 5 बड़े नेता मौजूद थे। जी सर कहिए। वो हमारे लिए रेड वाइन के 5 पैक बना कर ला। और हाँ, यशवंत जी का पैक थोड़ा स्पेशल होना चाहिए। इन्हें भी तो पता चले हमारे घर का टेस्ट कैसा है। जी सर, अभी लाता हूं।
वो इतना कहते हुए भूपेंद्र के घर में स्थित मिनी बार की तरफ चला गया। उस बार को भूपेंद्र ने स्पेशली तैयार करवाया था, जिसमें अलग अलग तरह की महंगी शराब, रम और बियर्स रखी हुई थी। रघु को वहां काम करते हुए करीब 4 महीने बीत चुके थे। इस दौरान उसने एडवांस रुपए लेकर सुजान सिंह का कर्जा भी चुकता कर दिया था। वक्त के साथ वो भूपेंद्र के करीब आता जा रहा था। इन 4 महीनों के दौरान रघु को भूपेंद्र पर कभी शक नहीं हुआ कि वो एक करप्ट मिनिस्टर है। ऐसे में वो उसके लिए पूरे मन से काम किया करता था। यही वजह थी कि उसके काम करने के तरीके से भूपेंद्र भी काफी इंप्रेस होता था और आज वो उसकी मैनेजिंग टीम का हिस्सा था। वो उसके लिए शराब के पैग अच्छे बनाता था। यही वजह थी कि किसी और सर्वेंट की जगह उसे बुलाया गया था। यूं तो रघु ने पहले कभी शराब को छुआ नहीं था, मगर उसके लिए भी भूपेंद्र काफी मायने रखता था। यही वजह थी कि उसे शराब सर्व करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस दौरान उसने एक ट्रे को निकाला और उसमें 5 ग्लास रखे, जिसके बाद वो रेफ्रिजरेटर से रेड वाइन और बर्फ निकालकर पैक बनाने लग गया। लो, वो क्या, और ये यशवंत सिंह जी का। उसने बड़बड़ाते हुए पैक बनाए और फिर भूपेंद्र के कमरे की तरफ जाने लगा। इस दौरान उसे उसके रूम से ठहाकों की आवाज सुनाई दे रही थी। कितने कमीने आदमी हो भूपेंद्र जी आप। जनता को भोंदू बनाना तो कोई आपसे सीखे। पार्टी अध्यक्ष ने फिर से हंसते हुए कहा तो दूसरा नेता बोला, हाँ बलविंदर जी, आप सच कह रहे हैं। क्या कमाल की बात कही इन्होंने। इतने बड़े घोटाले पर उठ रहे सवालों को बस इतना कहकर विराम लगा दिया कि विपक्ष की पार्टियां हमारी पार्टी की सक्सेस से जल रही हैं। ऐसे में वो हमारे खिलाफ साजिशें कर रही हैं। भर्ती में कोई धांधली नहीं हुई है, और अगर हुई है तो मैं दिल्ली के सभी युवाओं से वादा करता हूं कि इसकी जांच मैं खुद करवाऊंगा। ये महोदय जांच करवाएंगे। अरे, जिन्होंने खुद लोगों को 10-10 लाख रुपयों में नौकरी बेची हो, वो भला क्या खाक जांच करवाएगा? यशवंत सिंह ने ठहाके लगाते हुए कहा तो भूपेंद्र मुस्कुराकर बोला, बस कीजिए यशवंत जी, इतने काले चिट्ठे भी क्या खोलने। किसी को बताना मत। मैंने तो उन लोगों को भी मरवाया है जो इस केस के लिए अहम सबूत साबित हो सकते थे। भूपेंद्र ने यह बात बड़े धीमे से कही, मगर दरवाजे पर खड़े रघु को उसकी सारी बात सुनाई दे गई थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि भूपेंद्र इतना कमीना इंसान हो सकता है। उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उसे यूं अपने सामने हंसता हुआ देखकर उसका मन कर रहा था कि वो अभी उसकी जान ले ले। आखिर भूपेंद्र में अब उसे उसके दोस्त और पिता का कातिल जो नजर आ रहा था। यही नहीं, अब उसे ये भी समझ में आ गया था कि उसके दोस्त के जैसे ही न जाने कितने गरीब युवा सिर्फ उसकी वजह से मरे थे। कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, वो मन ही मन अपने दांतों को पीसते हुए बड़बड़ाया। मगर अगले ही पल उसे एहसास हो गया कि अभी भूपेंद्र से उलझना सही नहीं होगा। नहीं, मुझे अपना बदला पूरा करने के लिए मौके की तलाश करनी होगी, उसने अपने होठों को चबाते हुए कहा और उसके बाद भूपेंद्र की तरफ बढ़ गया। क्या मैं अंदर आ जाऊं सर? अरे रघु, आ गए तुम, आओ। उसके ये कहते ही रघु ने ट्रे को आगे बढ़ाया, जिसके बाद उन सब ने एक एक ग्लास ले लिया और शराब पीने लगे। बहुत अच्छे रघु। थैंक यू सर, इतना बोलकर रघु वहां से चला गया। इस दौरान भूपेंद्र और उसके साथियों को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि रघु ने उनकी बातें सुन ली हैं। इधर अचानक से फोन के बजते ही भूपेंद्र चौंकते हुए सोफे से खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखों को मला तो उसे पता चल गया कि उसका बॉडीगार्ड ऋषि उसे कॉल कर रहा था। हेलो सर, आपका आइडिया काम कर गया सर। हमें टोल प्लाजा से इंफॉर्मेशन मिल गई है कि रघु और उसके साथी उस गाड़ी से हरियाणा की तरफ आ गए हैं। हम रास्ते में पड़ने वाले हर प्लाजा से पूछते हुए जाएंगे। देखता हूँ साले कब तक हमसे बचते हैं। अरे वाह ऋषि, गुड। सालों को छोड़ना मत, और हाँ, मुस्तफा भाई के बंदों को इन्फॉर्म कर देना, वो भी तुम लोगों की मदद कर देंगे। श्योर सर। इतना कहते हुए ऋषि ने कॉल कट कर दिया, जिसके बाद भूपेंद्र ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, अब मैं भी देखूंगा रघु कि तुम कैसे मेरे आदमियों से बचोगे। उसे अब अपने आदमियों पर यकीन हो गया था
कि वो लोग रघु को पकड़ लेंगे। हालांकि वो ऐसा करने में सफल हो सकेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल था। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। रघु और उसके साथी हरियाणा क्रॉस करके पंजाब में एंटर कर चुके थे। इस दौरान रात भर गाड़ी चलाने के चलते अतुल थक गया था, जिसके बाद विकास ड्राइव करने लगा। वो फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ा रहा था कि तभी रघु ने उसे गाड़ी को रोकने के लिए कहा। गाड़ी रोको विकी। क्यों, क्या हुआ भाई? तुम गाड़ी तो रोको। रघु के कहते ही उसने गाड़ी को सड़क के एक किनारे पर रोक दिया और इधर उधर देखने लगा। उनसे कुछ आगे ही एक छोटी सी नहर थी। भंगर खेड़ा वहां से करीब 300 किलोमीटर दूर था। ऐसे में रघु को लग रहा था कि शाम तक वो भंगर खेड़ा पहुंच जाएंगे। क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रुकवा दी? वो हम एक इंपॉर्टेंट काम करना भूल गए। कौन सा इंपॉर्टेंट काम रघु? कुछ बताओ भी। हमें गाड़ी की नंबर प्लेट बदलनी है। What do you mean? नंबर प्लेट बदलेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे क्या? नहीं, तुम गाड़ी का टूल बॉक्स खोलो, उसमें एक फर्जी नंबर प्लेट और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं। रघु ने कहा तो वो सब उसका मुंह ताकने लगे। मैं कुछ समझा नहीं रघु, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हमें अब गाड़ी की नंबर प्लेट को बदलना है। हो सकता है कि भूपेंद्र के आदमियों को हमारी गाड़ी का पता चल गया हो। ऐसे में मुस्तफा की गैंग के साथ साथ बाकी की गैंग्स के एक्टिव हो चुके आदमी हमें पकड़ सकते हैं। पर फर्जी नंबर प्लेट लगाने से तो हम पक्का फंस जाएंगे। नहीं फंसेंगे। मैंने पहले से ही किसी दूसरी पंजाब नंबर की क्रूजर गाड़ी की नंबर प्लेट और डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए थे। सो यू डोंट वरी। ओके देन, जल्दी से चेंज करते हैं। इतना कहते हुए विकास ने टूल बॉक्स खोला और उसके बाद उसमें से दूसरी नंबर प्लेट निकालकर अतुल को पकड़ाई। उन्होंने कुछ ही देर में गाड़ी की नंबर प्लेट बदल दी, तो वहीं रघु ने डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर दिया। अब वो एक बार फिर से चलने के लिए तैयार थे। चलो, अब जल्दी से चलो। रघु के कहते ही वे लोग वहां से निकल गए। इस तरह से रघु के स्मार्टनेस की वजह से एक बार फिर वो भूपेंद्र से एक कदम आगे जाने वाले थे। हालांकि रघु अब भी काफी सतर्क था। वो मन ही मन आगे के प्लान के बारे में सोचने लगा। इधर जहां एक तरफ रघु और उसके साथी जल्द से जल्द भटिंडा पहुंच जाना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ पूरी रात बिना नींद लिए बिता देने के चलते भूपेंद्र सोफे पर ही सो रहा था। उसके खर्राटों की आवाज बाहर कॉरिडोर तक सुनाई दे रही थी। वो गहरी नींद में सोया हुआ था कि तभी अचानक से उसका फोन बजा। फोन की आवाज सुनकर वो चौंक कर खड़ा हो गया। हेलो। हेलो सर, मनोज बोल रहा हूँ। हाँ बोल। रघु की माँ और उसकी बहन के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, हम जब उसके घर पहुंचे तो उसके घर में ताला लगा हुआ था। जब आसपास के लोगों से पूछा कि रघु की माँ और उसकी बहन कहाँ हैं, तो वो बोले कि रघु तो 4 महीने पहले ही यहाँ से दिल्ली लेकर चला गया था। साले गांव वाले कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे ना? गांव में ढूंढो उनको। सर, आपके कहने से पहले ही हमने समूचे गांव को छान मारा, लेकिन हमें वो दोनों कहीं भी नहीं मिली। अन्य गांव वालों से पूछा तो वो बोले कि उन्हें तो रघु 4 महीने पहले ही यहाँ से दिल्ली लेकर चला गया है। इसका मतलब कमीने ने बहुत पहले से ही चोरी को अंजाम देने की तैयारी कर रखी थी। या मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। उसने गुस्से में कॉल कट करते हुए कहा, तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है रघु। एक बार तू मुझे मिल गया तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। उसने अपने बालों को नोचा और सोफे पर बैठ गया। इस दौरान उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। सोच भूपेंद्र, सोच। तुम्हारी नाक के नीचे से वो कमीना चला गया। उसने तुम्हें और तुम्हारी पावर को चैलेंज किया है। अब तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मगर कैसे? आखिर अब क्या किया जा सकता है? वो अपने माथे को पकड़कर सोफे पर बैठ गया और उसके बाद सोचने लग गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना फोन उठाया और मुस्तफा के नंबर को डायल किया। उधर दूसरी तरफ दिल्ली की तिहाड़ जेल की स्पेशल सेल के बाहर बने कंट्रोल रूम में जैसे ही फोन बजा, सब इंस्पेक्टर राजेश ने एक कांस्टेबल से कहा, ए विनोद, मुस्तफा भाई का फोन बज रहा है, जल्दी से बात करवा उससे। सब इंस्पेक्टर के कहते ही विनोद ने उससे फोन लिया और फिर वो दौड़कर उस स्पेशल सेल की तरफ गया जिसमें मुस्तफा भाई कैद था।
मुस्तफा भाई, आपका कॉल। उसने दूर से ही मुस्तफा को आवाज दी तो वो पीछे की तरफ मुड़ा। उस वक्त वो कसरत कर रहा था। उसने अपना पसीना पोंछा और कॉल पिक करते हुए बोला, हेलो। अच्छा, ऐसी बात है। बोलते हुए वो थोड़ा सा रुका और फिर अचानक से बोला, अरे मंत्री जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? साले मेरे आदमी किस काम आएंगे? आप टेंशन ना लो। अगर वो दोनों दिल्ली में हुई तो मुस्तफा के आदमियों की नजर से बच नहीं सकेंगी। आप तो बस उन दोनों की फोटो भेज दो मुझे। इतना कहते हुए उसने कॉल कट कर दी। कॉल कट करने के कुछ देर बाद उसके फोन पर रघु की मां और उसकी बहन की फोटो आ गई। उसने एक पल के लिए रघु की बहन दीपाली को घूरा और फिर बुदबुदाया, क्या गजब दिखती हो यार तुम। पर क्या किया जाए, तुम्हारी किस्मत खराब है जब तुम पर अब मेरी नजर पड़ गई। उसने इतना कहा और उसके बाद अपने सभी आदमियों को रघु की मां और बहन की फोटोज भेज दी ताकि वो सब मिलकर उन दोनों को ढूंढ सकें। शाम हो चुकी थी। मौसम खराब होने के चलते चारों तरफ घना अंधेरा छा चुका था। रघु खेतों के रास्ते से होते हुए गाड़ी को सरपट दौड़ा रहा था। वो लोग भंगरखेड़ा गांव पहुंच चुके थे। हालांकि घनश्याम भंगरखेड़ा गांव के बाहर स्थित एक फार्म में रहता था। रघु पहले भी वहां आ चुका था। यही वजह थी कि शाम होने के बाद आगे के सफर के लिए रघु गाड़ी को चला रहा था। आखिरकार उसने सुनसान से दिख रहे फार्म की मेन बिल्डिंग के आगे ले जाकर गाड़ी को रोका। फार्म की मेन लाइट भी बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई नहीं रहता। तू सही जगह तो लेके आया है ना रघु? यार, यहाँ तो कोई भी नहीं है। विकास ने पूछा ही था कि तभी सामने की बिल्डिंग से एक आदमी धीरे धीरे दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने चद्दर ओढ़ रखी थी। वो जैसे ही पास आया तो उन्हें पता चला कि वो कोई और नहीं, घनश्याम है। इस दौरान उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। गाड़ी की लाइट ऑफ कर दो रघु। ठीक है, पर तू परेशान क्यों नजर आ रहा है? क्या ही बताऊं भाई, माहौल बहुत खराब हो चुका है यार। तुम लोग अब यहाँ नहीं रुक सकते। और हाँ, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे नहीं मरना। यह सुनकर रघु के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने गाड़ी से नीचे उतरते हुए पूछा, मतलब तू कहना क्या चाहता है? तूने गाड़ियों को अरेंज नहीं किया है क्या? यार, तो इस तरह से हमें धोखा नहीं दे सकता। हम तुम्हारे ही तो भरोसे थे। मैंने सब अरेंज कर लिया था रघु, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतनी बड़ी गलती करोगे। तो क्या बक रहा है? हमने क्या गलती की है यार? हम कहाँ हैं इसके बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता है। तुम इतना क्यों डर रहे हो भाई? डर लगता है। तुम लोगों को नहीं पता, पर तुम लोगों ने जाने अनजाने में ही सही लेकिन बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसलिए अब मैं तुम सबकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। अरे तू क्या कहना चाहता है यार? साफ साफ बोल। और रही बात मदद की, तो हमारी मदद करने के लिए हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं ना? क्यों रघु, सही कहा ना मैंने? जित्तू भाई, अब ये काम मैं 1 करोड़ में तो क्या 100 करोड़ में भी नहीं करने वाला। प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे बख्श दो। मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, मुझे मरना नहीं है। उसने परेशान होते हुए कहा। इस दौरान उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसे यूं परेशान देखकर रघु और उसके साथियों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। घनश्याम को बुरी तरह से कांपता हुआ देखकर उन सबको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यही वजह थी कि विकास ने एक बार फिर उससे पूछा, श्याम यार भाई बताओ तो सही, आखिर तुम हमारी मदद क्यों नहीं करना चाहते हो? उसने उससे कहा, मगर घनश्याम कुछ भी नहीं बोला। उसे यूं चुप देखकर अतुल ने उससे कहा, श्याम यार क्या बात है? तुम भी अच्छे से जानते हो हम तुम्हारे अलावा यहां किसी और को जानते भी नहीं है। अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो हम पकड़े जाएंगे। आई नो, लेकिन मैं भी तो मजबूर हूं। देखो श्याम, तुम्हें अब मदद तो करनी पड़ेगी। और हाँ, तुम कुछ तो बोलो कि आखिर मदद क्यों नहीं करना चाहते? ऐसे क्या बताऊं मैं तुम लोगों को? बस इतना जान लो कि तुम लोगों ने चोरी करने के दौरान एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी और इसका खामियाजा तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। अरे क्या बक रहे हो यार तुम? आखिर हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी है? क्या तुम लोग सच में नहीं जानते तुम सबने क्या गलती कर दी है? नहीं, तुम लोगों को याद है तुम सबने पैसों के साथ साथ किसी और की भी चोरी की थी? नहीं, हमने तो बस पैसों से भरे बोरों को ही चोरी किया था। ठीक है, अभी जल्दी से अंदर लेकर चलो उन बोरों को, तभी तुम लोगों को समझ में आएगा कि तुम सबने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ठीक है भाई,
जैसा तू ठीक समझे। विकास नीचे उतरा और उसके बाद उसने अपनी सीट के फोम को हटाया। उस सीट को किसी बक्से की तरह तैयार करवाया गया था। उसी के अंदर एक पैसों से भरा बोरा था। तुम लोग भी अपनी अपनी सीट के नीचे से बोरे निकाल लाओ। उसने उन सब से कहा, जिसके बाद उन्होंने भी अपनी अपनी सीट के नीचे से पैसों से भरे बोरों को निकाला और घनश्याम के पीछे पीछे गोदाम के अंदर चले गए। घनश्याम ने जल्दी से शटर को नीचे गिराया और लाइट जलाते हुए बोला, अब जल्दी से इन सब बोरों को खाली करो। ठीक है, तुम टेंशन ना लो। टेंशन कैसे ना लूं? भूपेंद्र के कहने पर पंजाब का गैंगस्टर बल्ला और उसके आदमी एक्टिव हो चुके हैं। वो अब हर छोटे बड़े शहर में रघु की तलाश कर रहे हैं। तू भी ना डर मत श्याम, हम बल्ले से क्रिकेट खेल लेंगे। वैसे भी रघु बहुत चालाक है। वो लोग इसे पकड़ने के बारे में सोचेंगे उससे पहले ही ये यहाँ से फुर्र हो जाएगा। बल्ला के आदमियों से बचना इतना आसान नहीं है। तुम्हें पता भी है बल्ला कौन है? गुरदीप सिंह बल्ला नाम है उसका। सारा पंजाब और हरियाणा उसके नाम से डरता है। साला खुद कनाडा में रहता है, लेकिन उसकी गैंग्स यहाँ ऑपरेट करती हैं। दिल्ली में लोग जितना मुस्तफा भाई से नहीं डरते, उससे कहीं ज्यादा यहाँ लोग बल्ला से डरते हैं, समझे? यही नहीं, धमकी देकर किसी को मरवाने की तो उसकी पुरानी आदत है। अच्छा ठीक है भाई, समझ गए। इतना भी गुणगान ना कर तेरे बल्ले सल्ले का। हमारे पास अब इतना पैसा है कि एक बल्ले को तो खरीद ही लेंगे। लग रहा है तुम लोग मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हो। खैर, बोरे खाली करने के बाद तुम लोगों को खुद एहसास हो जाएगा कि तुम सबने कितनी बड़ी गलती की है। हाँ ठीक है, कर रहे हैं। तू भी ना कितना सस्पेंस बना रहा है। ये कहते हुए अतुल ने अपने बोरे को खाली किया, जिसके बाद नोटों की गड्डियों का ढेर लगने लगा। वो एक के बाद एक बोरे को खाली करने लगे। तभी एक बोरे से नोटों की गड्डियों के साथ एक फाइल भी बाहर आकर गिरी। विकास ने उस फाइल को झट से उठाया और उसे खोलते हुए बोला, ये फाइल? घनश्याम ने जैसे ही उस फाइल को देखा, वो बुरी तरह से कांपने लगा, मानो बोरे से फाइल नहीं बल्कि कोई बेहद जहरीला सांप निकल गया हो। क्या हुआ? तुम कांप क्यों रहे हो? अतुल ने उसे अजीब ढंग से देखते हुए पूछा तो वो लड़खड़ाती हुई जुबान से बोला, जिसका मुझे डर था वही हुआ रघु। गलती से ही सही, लेकिन तुम लोगों ने इस फाइल को चुराकर अपनी मौत को खुद दावत दी है। अब बल्ला के आदमी तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। हे भगवान, इस फाइल की वजह से हम मरेंगे। क्या बक रहे हो तुम? आखिर क्या है इस फाइल में जो इतना सब बोल रहे हो तुम? विकास ने अतुल से फाइल को लेते हुए कहा। उसने जब फाइल को ओपन किया तो उसे पता चला कि फाइल की एक साइड में एक पेन ड्राइव चिपकी हुई थी, तो वहीं बीच में एक सीडी भी थी। यही नहीं, उसमें और भी कई सारी डिटेल्स थी, जिसे देखकर विकास को कुछ भी समझ में नहीं आया। यही वजह थी कि अतुल ने घनश्याम की तरफ देखते हुए पूछा, आखिर क्या है इस फाइल में जो तुम इतना डर रहे थे? इस फाइल में क्या है ये जानने से पहले तुम लोग बस ये जान लो कि भूपेंद्र के लिए ये फाइल कितनी इंपॉर्टेंट है। कितनी इंपॉर्टेंट है बताओ फिर। तुम लोगों को पता है इस फाइल को हासिल करने के बदले में भूपेंद्र बल्ला और मुस्तफा गैंग को 25-25 करोड़ रुपए देने वाला है। व्हाट? क्या बक रहे हो तुम? बक नहीं रहा हूं मैं। जिस फाइल को तुम लोगों ने गलती से चोरी किया है वो कोई और नहीं, भूपेंद्र के काले कारनामों की फाइल है। उसने मिनिस्टर होते हुए कितने घोटाले किए हैं, इन सब का सबूतों सहित ब्यौरा है इस फाइल में। और यही वजह है कि वो इस फाइल को किसी भी हाल में हासिल करना चाहता है। पर तुम इतना सब कैसे जानते हो? I mean, तुम्हें कैसे पता चला कि हमने पैसों के साथ साथ फाइल को भी चोरी कर लिया है? क्योंकि बल्ला पिछले 10 घंटों में रघु को वीडियो के थ्रू इस फाइल को लेकर 2 बार धमकियां दे चुका है। What? इतना शॉक्ड होने की बात नहीं है। मैं तुम लोगों को बताने ही वाला था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं उनको मेरे बारे में किसी तरह से भी पता न चल जाए। इसलिए मैं चाहता था कि तुम लोग बस जैसे तैसे करके यहाँ पहुंच जाओ। ऊपर से मुझे ऐसा भी लग रहा था कि क्या पता बल्ला को गलतफहमी हो, तुम लोगों ने फाइल की चोरी की ही ना हो। लेकिन मैं गलत था। तुम सबने बहुत बड़ी गलती कर दी है और बल्ला अब तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। आई एम रियली सॉरी रघु। हमें चोरी करने से पहले ही इस फाइल को देख लेना चाहिए था। अब तो हमने भूपेंद्र के साथ साथ बल्ला की गैंग से भी दुश्मनी मोल ले ली है। क्या करेगा रघु अब तू? वो हमें तो नहीं जानता, लेकिन तुम्हें तो जानता ही है ना। कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो? विकी, अभी नेगेटिव ना सोचो। घनश्याम, आखिर बल्ला ने क्या धमकी दी है? वो ऐसे ही तो रघु को थोड़े ही मार देगा। उसने कुछ तो बोला होगा। आई मीन, सरेंडर करने को कहा होगा। क्या तुम्हारे पास उसकी धमकी वाला वीडियो है? हाँ है ना, मेरे पास वो वीडियो। रुको दिखाता हूँ।
उसने कहते हुए अपने फोन को ऑन किया और उसके बाद वीडियो को प्ले किया। वीडियो में उन्हें एक हट्टे कट्टे शरीर वाला आदमी नजर आ रहा था जो कोई और नहीं बल्कि बल्ला ही था। और मैं गुरदीप सिंह बल्ला, और तुम